एपिसोड 19। ये शब्द कहे जाने के बाद फैंग चेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन इससे मेंग तियानलिंग नाराज हो गया। तुम्हें पता है, फैंग चेन अपने पिता के लिए इसे परिष्कृत कर रहा था और दूसरी पार्टी अभी भी विफलता के बारे में बात कर रही थी। पहले तो वह उसे अनदेखा कर देता था क्योंकि वह थोड़ी नासमझ लड़की थी, लेकिन अब उसकी बातों से वह क्रोधित हो जाता था। मास्टर लिन युआन, अगर उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो मेरे मेंग परिवार को निर्दयी होने के लिए दोष न दें। मेंग तियानलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिन युआन को भी पता था कि इस बार जिंगयंग बहुत आगे निकल गई है। उसने जिंगयंग को घूरते हुए चिल्लाया, अगर तुमने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो वापस जाने के बाद फिर से बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। फिर उसने मेंग तियानलिंग से माफी मांगी। मुझे खेद है एल्डर मेंग, अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। मेंग तियानलिंग ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। जिंगयंग को उसके मालिक ने डांटा था। वह ऊपर से तो माफी मांगती हुई दिख रही थी, लेकिन वह अपने दिल में मेंग तियानलिंग से बहुत असंतुष्ट थी। जब तक यह आदमी असफल नहीं हो जाता तब तक रुको, और फिर मैं देखूंगी कि तुम मेरे मालिक से मदद के लिए कैसे विनती करोगे। उसने मन ही मन सोचा। फैंग चेन का शोधन अभी भी जारी था, लेकिन उसकी तकनीक अभी भी साधारण थी, बिना किसी खास विशेषता के। हालांकि धीरे धीरे सभी को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। फैंग चेन की शोधन तकनीक साधारण लगती है, लेकिन उसका नियंत्रण लगभग पूर्ण है। लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। औषधीय सामग्रियों को कीमिया भट्टी में डालने का समय, आग पर नियंत्रण, जादुई ऊर्जा का इनपुट, हर चरण लगभग पूरी तरह से किया जाता है। यहाँ तक कि कीमिया तकनीक के किसी भी नियंत्रण के बिना भी इस तरह का शोधन किसी भी अन्य कीमिया विधि से कमतर नहीं है। ये कैसे संभव है? अगर वह इसे इस तरह नियंत्रित करना भी चाहे तो भी यह बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा परिष्कृत की जा रही गोली एक जादुई गोली है, जिसके विस्फोटक बनने की संभावना अधिक होती है तथा उसे नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है। लेकिन फैंग चेन ने ये कर दिखाया, और उसने यह आसानी से कर दिखाया। उसने ऐसा कैसे कर दिया? फैंग चेन ने परिष्कृत तकनीकों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि केवल कीमिया के तरीके की अपनी समझ पर भरोसा किया। लेकिन वह सिर्फ 17 साल का है। 17 साल के लड़के के बारे में ऐसी धारणा नहीं हो सकती। हालांकि अन्य लोग कीमिया को नहीं समझते थे, लेकिन जब उन्होंने गोली को धीरे धीरे भट्टी में आकार लेते देखा और मास्टर लिन युआन के हैरान करने वाले भाव देखे, वे समझ गए कि फैंग चेन वास्तव में तीसरे स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। ये बहुत संभव है कि वह वास्तव में 17 वर्षीय तीसरी कक्षा का कीमियागर हो। असंभव, बिल्कुल असंभव। जिंगयंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है जो उससे भी अधिक दुष्ट है। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेंग तियानलिंग के रवैये को देखते हुए वह खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, वह सफल होगा। बिल्कुल, फैंग चेन का शोधन अभी भी चल रहा था। इस समय भट्टी में अमृत धीरे धीरे आकार ले रहा था, जिससे एक हल्की राक्षसी आभा निकल रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, गोली बनाने का। सभी ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वे फैंग चेन को परेशान करने से डर रहे थे। मेंग तियानलिंग वहां मौजूद सभी लोगों के प्रति सतर्क था। अगर इस समय किसी ने भी फैंग चेन को परेशान करने की हिम्मत की तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देगा। गोली ने धीरे धीरे आकार ले लिया और गोली जैसी दिखने लगी। लेकिन जब फैंग चेन ने ये देखा तो वह थोड़ा उदास हो गया। राक्षसी ऊर्जा थोड़ी अपर्याप्त है। यदि कोई और होता तो ये गोली पर्याप्त होती, लेकिन मेंग तियानहुआंग अलग है, ये थोड़ी सी जादुई ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। ये सोचकर उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी। ये और भी अधिक हिंसक हो गई। उसी समय धीरे धीरे उसके पीछे एक शब्द प्रकट हुआ। ये शब्द था मो। जब शैतान शब्द सामने आया तो पूरा कमरा तुरंत ही भयानक राक्षसी ऊर्जा से भर गया। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। दाओ वेन, और जादुई शब्द दाओ वेन को जागृत करना सबसे कठिन है। शैतान शब्द एवेन्यू से संबंधित है। इसे जगाना बेहद मुश्किल है, और यह जगाने के लिए शीर्ष 5 सबसे कठिन शब्दों में से एक है। लेकिन फैंग चेन, जो अभी प्रसवोत्तर अवस्था में थी, ने पहले ही यह कर दिखाया था। यह उन्हें चौंका क्यों नहीं सकता था? राक्षस, ये सभी राक्षसों में सबसे दुष्ट राक्षस है। सभी लोग स्तब्ध रह गए और काफी देर तक होश में नहीं आ सके। वह कैसे संभव है? जिंगयंग का चेहरा भी अविश्वास से भरा था, लेकिन जल्द ही यह आक्रोश और ईर्ष्या में बदल गया।
वह मुझसे ज्यादा दुष्ट नहीं हो सकता, उसने अपने दिल में उग्रता से कहा, और फैंग चेन को एक अमित्र नजर से देखा। फैंग चेन को अन्य लोगों के सदमे की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही अमृत पूरा करने के महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच चुका था। चून की बुरी ऊर्जा लगातार गोली में प्रवेश करती रही, इसलिए गोली बहुत अस्थिर हो गई और हिलती रही। यदि कोई और होता तो ऐसा अस्थिर विलय बहुत पहले ही विफल हो गया होता। लेकिन फैंग चेन कौन है? जादू के तरीके के बारे में उसकी समझ इतनी गहरी है कि वह उसी क्षेत्र में अजेय है। यही बात उनकी कीमिया की समझ के लिए भी सच है। जब उन्होंने छठी कक्षा के कीमियागर की विरासत को आत्मसात किया, तो वे छठी कक्षा के कीमियागर बन गए। बैंग बैंग, सब लोग डर कर कीमिया भट्टी की ओर देखने लगे। जो गोली आकार लेने ही वाली थी, वह टूटने की कगार पर थी। यहाँ तक कि अगर फैंग चेन एक छोटी सी गलती भी करता, तो भट्टी फट जाती और विफलता का कारण बनती। लेकिन फैंग चेन की ताकत हर किसी की कल्पना से परे है, और उसका नियंत्रण, मन की स्थिति, इच्छाशक्ति और एकाग्रता एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है। कीमिया भट्टी जो ऐसी लग रही थी कि फटने वाली है, वास्तव में फैंग चेन द्वारा कड़ाई से नियंत्रित की गई थी। आखिरकार सभी की भयभीत आंखों में कीमिया भट्टी से एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी। एक अजीब कीमिया खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। अमृत तैयार है। हालांकि हर कोई मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब उन्होंने फैंग चेन को वास्तव में तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत करते देखा, तो वे अभी भी शांत नहीं रह सके और उनके चेहरे सदमे से भर गए। एक 17 वर्षीय तीसरी कक्षा का कीमियागर, अगर यह मामला बाहर आ गया तो निश्चित रूप से यह पूरे शेंडोंग क्षेत्र को हिला देगा। तीसरे स्तर की एक गोली भट्टी से उड़कर फैंग चेन के हाथ में आ गिरी। फैंग चेन मेंग त्यानहुआन के सामने आया, और इस बात की परवाह किए बिना कि वह उसे देख रहा था या किसी राक्षस को, उसने कहा, मास्टर मेंग, अब आप इसे ले सकते हैं। तभी सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेंग त्यानलिंग ने कहा, फैंग केकिंग, क्या इस विश्व रूपांतरण जादुई गोली के लिए किसी जादूगर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है? मैं अभी एक जादूगर ढूंढने जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं एक राक्षस साधक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हर कोई दंग रह गया। किंग केकिंग फैंग, नहीं, इस जहर की गोली से परिवर्तित जहर सीधे दानव साधक के शरीर में प्रवेश करेगा और तुम मर जाओगे। ये सुनकर लॉन्ची ने जल्दी से उसे रोक दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन व्यक्तिगत रूप से मेंग त्यानहुआन को जादुई जहर देने का प्रस्ताव देगा, जो घातक हो सकता है। मेंग त्यानहुआन ने ये भी कहा, धन्यवाद श्रीमान फैंग, हमें अन्य राक्षस साधकों को इस मामले को संभालने देना चाहिए। मेंग परिवार धनी और शक्तिशाली है, और उनके पास अभी भी कुछ वफादार योद्धा और दुष्ट साधक हैं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास एक विशेष काया है, और मुझे जादुई शब्द पाठ का समर्थन प्राप्त है। मैं जादुई जहर को अवशोषित करना जानता हूँ, जो सबसे उपयुक्त है। मेरी सुरक्षा के लिए आप निश्चिंत रहें। मैं अपने जीवन के साथ मजाक नहीं करूंगा। फैंग चेन को ये कहते देख सभी को लगा कि यह बात सही है। कौन अपने जीवन के बारे में मजाक करना चाहेगा? ऐसी स्थिति में मुझे मिस्टर फैंग को परेशान करना पड़ेगा, मेंग त्यानहुआन ने कहा। उसने फैंग चेन के हाथ से गोली ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। एक पल में मेंग त्यानहुआन के शरीर से शैतानी ऊर्जा फूट पड़ी। वह एक राक्षस की तरह था। अगले ही पल धीरे धीरे बुराई से भरी एक राक्षसी ऊर्जा निकली। ये शरीर की सतह के बाहर लगातार उत्तेजित हो रही थी। ये वो दुष्ट जहर है जिसने मेंग त्यानहुआन को 100 से अधिक वर्षों से परेशान किया है। यद्यपि इसे उत्तेजित किया गया और छोड़ा गया, लेकिन अगर कोई इसे सांस में नहीं लेता, तो ये जल्द ही मेंग त्यानहुआन के शरीर में वापस आ जाता। ये देखकर फैंग चेन ने मेंग त्यानहुआन की पीठ पर अपने हाथ रखे, अपनी तलवार राक्षस शरीर को सक्रिय किया और राक्षसी जहर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। नशा करना और नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक समान नहीं है। यदि फैंग चेन को जहर दिया जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता, लेकिन यदि वह तैयार होता और जहर को सोख लेता तो स्थिति अलग होती। ये देखा गया कि दुष्ट विष मेंग त्यानहुआन के सैकड़ों छिद्रों से बाहर निकलकर फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर रहा था। फैंग चेन ने तलवार दानव के शरीर को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। इस भयानक राक्षसी जहर का सामना करते हुए उसने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अपने शरीर में बुरे जहर को प्रवेश कराने के बाद फैंग चेन ने सावधानीपूर्वक उसे अपने डेंटियन के पास ले गया। उसने अपने डेंटियन में सभी बुरे जहर को संग्रहित करने की योजना बनाई, और फिर वह तलवार दानव के शरीर की मदद से धीरे धीरे इसे परिष्कृत कर सकता था।
जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इसे परिष्कृत किया जा सकता है, फैंग चेन चिंतित नहीं है। जांच करने के लिए मेंग तियानहुआन के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे जादुई जहर की ताकत के बारे में सामान्य समझ हो गई थी। यद्यपि यह राक्षसी विष बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तलवार दानव के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं है। तलवार दानव के सामने कोई भी जड़हीन राक्षसी ऊर्जा एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह राक्षसी जहर लगातार फैंग चेन के दानत्यन में चूसा गया और कैद कर लिया गया। फैंग चेन की शांत अभिव्यक्ति देखकर सभी को राहत महसूस हुई। 3 घंटे बीत गए। फैंग चेन के डेंटियन में मौजूद राक्षसी जहर एक मोती के रूप में इकट्ठा हो गया है। हालांकि यह केवल एक हथेली के आकार का है, लेकिन इसकी एक बूंद ही एक चोटी के हुटियन क्षेत्र को मार सकती है। हालांकि इस समय राक्षसी जहर को फैंग चेन ने कसकर नियंत्रित किया था और अस्थिरता का कोई संकेत नहीं था। ये देखकर फैंग चेन को थोड़ी राहत मिली। उसे वाकई डर था कि कुछ हो जाएगा। सौभाग्यवश सब कुछ उनकी अपेक्षा के अनुरूप था। जादुई जहर बहुत आसानी से अवशोषित हो गया। 5 घंटे बाद मेंग तियानहुआन ने कहा, फेंग केकिंग तैयार है। मेरे शरीर में बचा हुआ जादुई जहर अपने आप परिष्कृत हो सकता है। अब फैंग चेन के शरीर में राक्षसी जहर एक इंसान के सिर जितना बड़ा हो गया था। मेंग तियानहुआन की बातें सुनने के बाद फैंग चेन ने खुद पर और जोर नहीं डाला और अपना हाथ वापस खींच लिया। जिस क्षण फैंग चेन ने अपना हाथ पीछे खींचा, मेंग तियानहुआन जोर से चिल्लाया। भारी दबाव की लहर बाहर निकली। इस समय वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जो मरणासन अवस्था में हो। वह युद्ध के देवता की तरह लग रहा था, जो एक ही चाल से दुनिया को नष्ट कर सकता था। बहुत अच्छा, मेंग तियानलिंग ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और वह लगभग आंसू बहाने लगा। उसका मेंग परिवार बच गया। फैंग केक्विंग। मेंग तियानलिंग फैंग चेन के पास गया और एक घुटने पर बैठ गया। मेरा मेंग तियानलिंग और यहाँ तक कि पूरा मेंग परिवार आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा, उसने गंभीरता से कहा। जरूरी नहीं, फैंग चेन ने तुरंत उसका समर्थन किया। यह उसके भावी ससुर थे। यदि ससुर अपने ऊपर घुटने टेक दे तो उसकी आयु कम हो जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे पीछे हटने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता है और मेंग परिवार के नेता को ठीक होना चाहिए। इससे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि जादू का जहर उससे ज्यादा मजबूत था और वह मुश्किल से जिंदा रहने का विरोध कर सकता था। अब जादुई जहर उत्तेजित हो गया है और यह मेंग के जहर से ज्यादा मजबूत है। घर का मालिक कमजोर है। मुझे विश्वास है कि 2 दिनों में जहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एल्डर मेंग, आपकी स्थिति मास्टर मेंग जैसी ही है। आपके पास भी राक्षसी जहर है। जब मैं आपके शरीर में राक्षसी जहर को परिष्कृत कर लूंगा तो मैं इसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। मेंग तियानलिंग ने बार बार सिर हिलाया और फैंग चेन और भी अधिक आभारी था। ठीक है, ठीक है, मैं फैंग केकिंग के लिए एक रिट्रीट स्थान की व्यवस्था करूंगा। मेंग तियानलिंग ने बार बार सिर हिलाया और तुरंत फैंग चेन के लिए एक रिट्रीट रूम तैयार करने चला गया। फैंग केकिंग, हम आपकी रक्षा करेंगे। लॉन ची और हान बिंगक्सन ने उत्साह से फैंग चेन को देखा। इससे पहले वे अभी भी यान कियाओलिन द्वारा फैंग चेन की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था को लेकर थोड़े भ्रमित थे और उन्हें लगा कि वह सुरक्षा के लायक नहीं है। लेकिन अब वे फैंग चेन के प्रति आश्वस्त हो चुके हैं और उन्हें अब कोई संदेह नहीं है। युवा मित्र फैंग, तुम सचमुच युवा और होनहार हो। लिन युआन ने फैंग चेन को उलझन भरी नजरों से देखा, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कहा। जिस क्षण फैंग चेन ने तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत किया, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सामने वाले छोटे लड़के को कम करके आंका था। बगल में खड़ी जिंगयिंग ने भी फैंग चेन को जटिल भाव से देखा। चाहे वह कितनी भी घमंडी या अनिच्छुक क्यों न हो, उसे अभी भी पता था कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। मैं तुमसे नहीं हारूंगी। मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ। मैं जरूर तुम्हारा पीछा करूंगी, उसने अनिच्छा से चिल्लाते हुए कहा। उसके पास अभी 1 साल बाकी है। हम निश्चित रूप से इस लड़के का पीछा कर पाएंगे। लेकिन फैंग चेन ने जिंगयिंग की तरफ देखा तक नहीं, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वहां से चला गया। जिंगयिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। दूसरे पक्ष ने उसे शुरू से अंत तक बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अचानक अपमान की एक अतुलनीय भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी, जिससे जिंगयिंग को शर्म और अपमान का एहसास हुआ। कीमियागर बनने के बाद ये पहली बार है कि उसे उसके साथियों द्वारा इतना तिरस्कृत या नजरअंदाज किया गया है। वह चिल्लाना चाहती थी, हेक्सी को 30 साल और हेडॉन को 30 साल।
युवाओं को गरीबी में धकेलना बंद करो। लेकिन जब फैंग चेन की पीठ का सामना हुआ तो उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया। ये लड़का बहुत दुष्ट है। कुआं लिन युआन ने जिंगयंग की शक्ल देखी और कहा, जिंगयंग, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया के बाहर भी लोग हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे कई लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा बुरे हैं। मैं हारूंगा नहीं। जिंगयंग ने अपनी मुठियां भींच ली और अनिच्छा से कहा। ये देखकर लिन युआन ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। जिंगयंग को मारा जाना अच्छी बात हो सकती है, वह बहुत घमंडी है। मेंग तियानलिंग ने फैंग चेन के लिए मेंग परिवार में सबसे उच्च स्तरीय अतिथि कक्ष तैयार किया। कमरे विशेष पत्थर की सामग्री से बनाए गए थे, जो न केवल उन्हें आध्यात्मिक पता लगाने से अलग कर सकते थे, बल्कि बेहद मजबूत सुरक्षा भी थी। फैंग चेन ने उसे धन्यवाद दिया और कमरे में प्रवेश किया। लोनची हान बिंगक्सिन बाहर फैंग चेन की रक्षा कर रहा था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कमरे में कोई समस्या नहीं है, फैंग चेन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसे अपने शरीर में जादुई जहर का एहसास हुआ। इस समय राक्षसी जहर एक विशाल मांस के गोले की तरह था, जिसमें अनगिनत छोटे कीड़े थे जो लगातार छटपटा रहे थे और चौंका रहे थे। ये राक्षसी जहर वाकई अद्भुत है। ये ताओवादी क्षेत्र से ऊपर के शक्तिशाली लोगों को भी नष्ट कर सकता है। मुझे नहीं पता कि मेरी तलवार राक्षसी शरीर से बेहतर कौन है। तुरंत फैंग चेन ने तलवार दानव के शरीर को सक्रिय किया और राक्षसी जहर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जिस क्षण तलवार दानव की राक्षसी ऊर्जा और राक्षसी जहर का संपर्क हुआ, वह और भी अधिक भयंकर रूप से छटपटाने लगा, मानो उसका सामना किसी शत्रु से हो गया हो। वास्तव में फैंग चेन को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। राक्षसी जहर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अभी भी जड़हीन राक्षसी ऊर्जा थी। कोई भी जड़हीन राक्षसी ऊर्जा तलवार की राक्षसी ऊर्जा का सामना करते समय प्रतिरोध करने का साहस नहीं करेगी, मानो वह रक्त से दबा दी गई हो। ठीक इसी तरह फैंग चेन ने राक्षसी जहर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद विशाल जादुई जहर की गेंद को फैंग चेन द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया गया, और जब वह शोधन बंद करने ही वाला था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि तलवार दानव के शरीर में एक सफलता मिल गई है। क्या हुआ? फैंग चेन दंग रह गया और जल्दी से खुद की जांच की। लेकिन जब तलवार दानव के शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकली तो उसके साथ जहरीली ऊर्जा भी निकली। इस समय उसका पूरा शरीर लगातार बदल रहा है और जादुई पैटर्न उसके पूरे शरीर पर है। लेकिन इस बार जादुई पैटर्न भयंकर लाल नहीं रह गया, बल्कि बैंगनी हो गया। उसके शरीर से एक बैंगनी राक्षसी ऊर्जा निकली और घर की वनस्पति उस बैंगनी राक्षसी ऊर्जा के संपर्क में आते ही तुरंत सूख गई। टकराना, एक भयानक आभा फूट पड़ी। फैंग चेन की तलवार दानव शरीर 5-10 हजारवें हिस्से तक पहुंच गई। जिस क्षण फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली, एक राक्षसी आभा ने पूरे कमरे को हिला दिया। सौभाग्य से कमरा काफी मजबूत था, अन्यथा फैंग चेन की अचानक सांस के झोंके से वह ढह जाता। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैंने राक्षसी जहर को अवशोषित कर लिया और एक अप्रत्याशित आश्चर्य प्राप्त किया। मैंने तलवार दानव शरीर की एक और प्रतिभा, जहरीली राक्षसी ऊर्जा को जागृत किया। अब मेरा शरीर न केवल सभी विषयों के प्रति अभेद्य है, बल्कि यह जहरीली राक्षसी ऊर्जा भी उत्सर्जित कर सकता है। जैसे जैसे तलवार दानव का शरीर मजबूत होता जाएगा, जहरीली राक्षसी ऊर्जा भी अधिक शक्तिशाली होती जाएगी। बोलते समय फैंग चेन ने अपना हाथ हिलाया। पूरा कमरा तुरंत ही विषैली राक्षसी ऊर्जा से भर गया और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सबसे भयावह बात यह है कि जहरीली राक्षसी ऊर्जा भी बेहद गुप्त है। अगर फैंग चेन इसका इस्तेमाल भी कर ले तो उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए ये बताना मुश्किल होगा कि यह जहरीली है। ये तो बस दुष्ट लोगों के लिए एक हथियार है। फैंग चेन ने हंसते हुए कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा अवसर मिलेगा। इसके अलावा वह इन 2 प्रकार की राक्षसी ऊर्जा को इच्छानुसार रूपांतरित कर सकता है और वे पूरी तरह से जहरीली राक्षसी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती हैं। 2 दिन हो गए हैं। मेंग परिवार के मुखिया को इसे परिष्कृत करने का काम लगभग पूरा कर लेना चाहिए। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा और फिर कमरे से बाहर चला गया। जब लॉन्ची ने फॉन्ग चेन को बाहर आते देखा तो उसने पूछा, फॉन्ग के किंग, क्या तुमने उन राक्षसी जहरों को परिष्कृत कर लिया है? पिछले 2 दिनों से वह और हान बिंगक्सिन दरवाजे के बाहर फैंग चेन की सुरक्षा कर रहे थे। फैंग चेन ने सिर हिलाया। आप में से कई लोग मेरी रक्षा करते हैं और पहले से ही उन्हें परिष्कृत कर चुके हैं। लांची ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे
मास्टर लिन युआन पहले फैन केकिंग को देखने आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि फैन केकिंग एकांतवास में थे, इसलिए मैंने उन्हें आपको परेशान नहीं करने दिया। ये देखकर मास्टर लिन युआन चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि अगर फैन केकिंग स्वतंत्र हैं तो वे तियानदान लिंगलोओ का संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। तियानदान लिंगलोओ। फैंग चेन को याद आया कि तियान लाओ, जिसने पहले मिंग के शरीर का भोग विलास किया था, वह भी तियानदान लिंगलोओ से आया था। एक ही समय में 2 5वीं श्रेणी के कीमियागरों के साथ ये देखा जा सकता है कि तियानलिंग कीमिया टॉवर बेहद शक्तिशाली है। इस समय मिंग तियानलिंग भी आया और फैंग चेन को एकांत से बाहर आते देख बहुत खुश हुआ। छोटे दोस्त फैंग, तुम एकांत से बाहर आ गए हो। मेरे पिता अभी अभी ठीक हुए हैं। और जैसे ही वे ठीक हुए, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे तुम्हें देखना चाहते हैं। फैंग चेन ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो अब मेन परिवार के नेता से मिलते हैं। अब लगभग समय हो गया है। युजियाचेन जाकर मेंग्याओ से मिलने का समय आ गया है। जब मैं कमरे में आया तो मैंने मेंग तियानहुआन को फिर से देखा। जब मेंग तियानहुआन ने फैंग चेन को आते देखा तो उसने तुरंत एक दयालु मुस्कान दिखाई। छोटा दोस्त फैंग यहाँ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह मेरे छोटे दोस्त के लिए नहीं होता तो मैं अपना पुराना जीवन खो देता। ये 5 मिलियन आत्मा पत्थर मेरे मेंग परिवार से एक पैसा भी कम नहीं है। उनके संकेत पर मेंग तियानलिंग ने एक भंडारण बैग निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, फैंग केकिंग, इसमें 5 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर हैं। लॉन्ची और हान बिंगक्सन ने फेकचेन को ईर्ष्या से देखा। भले ही वे झोंग युआन क्षेत्र के शिखर पर हों, 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन अभी भी एक बहुत बड़ी दौलत होगी। और फैंग चेन छोटी उम्र में ही करोड़पति बन चुका है। लेकिन फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक जूनियर को प्रणाम किया और कहा, मास्टर मेंग, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जूनियर को यही करना चाहिए। ये सुनकर मेंग तियानहुआन थोड़ा चौंक गया। फैंग चेन की बातों में कुछ तो था। उन्होंने पूछा, फैंग शियाओयू ने ऐसा क्यों कहा? फैंग चेन ने कहा, वास्तव में मैं इस आध्यात्मिक पत्थर के कारण मास्टर मेंग का इलाज करने नहीं आया था। ऐसा क्यों? मेंग याओ के लिए। जैसे ही ये शब्द निकले वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। मेंग याओ। मेंग तियानहुआन ने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, मेरी पोती के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग चेन ने भी मेंग तियानहुआन की ओर देखा और कहा, मास्टर मेंग, क्या आपको अभी भी वह शिशु विवाह याद है जो आपने 10 साल से अधिक समय पहले मेरे मास्टर तियानयांगजी के साथ तय किया था? तियानयांगजी। मेंग तियानहुआन को स्वाभाविक रूप से यह अच्छा दोस्त याद आ गया और फैंग चेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि फैंग चेन कौन था। क्या आप तियानयांगजी के शिष्य हैं? फैंग चेन। फैंग चेन ने मेंग्याओ के साथ विवाह प्रमाण पत्र निकाला, सिर हिलाया और कहा, ये जूनियर है। मेंग तियानहुआन ने विवाह प्रमाण पत्र लिया, पिछली बार की लिखावट को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। तियानयांगजी कई सालों से चले गए हैं, लेकिन आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था वह कल की तरह था। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, क्या तुम अपनी सगाई पूरी करना चाहते हो? फैंग चेन ने भारी सिर हिलाया। मैं मेंग याओ को तब से जानता हूं जब हम तियानियों दिव्य संप्रदाय में थे और हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि हम भविष्य में शादी का प्रस्ताव रखने के लिए मेंग परिवार के पास जरूर जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मेंग परिवार के साथ अचानक कुछ हो जाएगा। मेंग तियानलिंग को याद आया कि मेंग याओ ने वापस आने पर फैंग चेन का जिक्र किया था और उसने कहा था, मेंग याओ ने एक बार मुझे तुम्हारे बारे में एक पत्र भेजा था। उसने फैंग चेन की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, वह सही कह रही है, तुम बहुत अच्छी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि वह इस जीवन में तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। मेंग तियानहुआन ने विवाह प्रमाण पत्र लिया और कहा, यह मेरे और आपके स्वामी के बीच समझौता है और आप और मेंग याओ भी प्यार में हैं। स्वाभाविक रूप से मैं मंदारिन बत्तखों को नहीं मारूंगा। जहां तक घर की बात है, मेंग तियानहुआन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे पूर्वज के युद्ध में मरने के बाद जब उन्हें पता चला कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूं, तो वे मेरे मेंग परिवार को उनसे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को लेकर आए। मैं ये कैसे नहीं देख सकता था कि वे इस शादी का उपयोग मेरे मेंग परिवार को धीरे धीरे हड़पने के बहाने के रूप में करना चाहते थे। मेंग तियानलिंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दूसरा भाई 2 परिवारों के बीच विवाह का इतना समर्थन क्यों करता है? क्या वह इसका समर्थन नहीं कर सकता? मेरे पूर्वज और मैं दोनों मर चुके हैं और मेंग परिवार के पास कोई सहारा नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है तो उसने सोचा कि अगर उसने मुझे जहर भी दिया तो भी ठीक रहेगा। आखिरकार
पूर्वज अभी भी वहां था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज युद्ध में मर जाएगा और मुझे भी उसके द्वारा जहर दिया जाएगा। केवल यू परिवार से शादी करके ही वह मेन परिवार को रख सकता है और यू परिवार के समर्थन से परिवार के मुखिया का पद ले सकता है। ये वास्तव में एक अच्छी गणना है। मेंग तियानहुआंग ने ठंडी सांस ली और मेंग दिंगशान की गणना को स्पष्ट रूप से समझाया। वह बिस्तर से उठे और फैंग चेन से कहा, चलो यू परिवार के पास चलते हैं और इस शादी को तोड़ देते हैं। मेरा मेंग परिवार शेनडोंग क्षेत्र में कभी इतना दुखी नहीं हुआ। फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर मेंग। चून की परिवार के मुखिया ने निर्णय ले लिया है, इसलिए छोटा दोस्त फैंग इस मामले में निश्चिंत हो सकता है। मेंग तियानलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके हाथ में स्टोरेज बैग को आगे बढ़ाया, और आपको इन 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन को भी स्वीकार करना होगा। फैंग चेन विनम्रता से मना करना चाहता था, लेकिन मेंग तियानलिंग ने उसे रोक दिया और कहा, यह मेरे मेंग परिवार का वादा है और मेरे मेंग परिवार ने हमेशा वही रखा है जो हम कहते हैं। चूंकि यह घोषणा की गई है कि मेंग परिवार के मालिक को उसे ठीक करने के लिए 5 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर दिए जाएंगे, इसलिए हमें उसे देना होगा, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना होगा। मेंग तियानलिंग फैंग चेन से बेहद संतुष्ट था। यद्यपि उनकी साधना थोड़ी कमजोर है, फिर भी उनकी प्रतिभा मौजूद है। चाहे वह कीमिया हो या मार्शल आर्ट, वह किसी भी प्रतिभा से कम नहीं है। जब वह भविष्य में बड़ा होगा, तो वह निश्चित रूप से एक मजबूत पीढ़ी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मेंग्याओ के दिल को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। अपनी बेटी को फैंग चेन के हाथों में सौंपकर वह निर्देश भी ले सकता है। मेंग तियानहुआंग ने यह भी कहा, ये सही है, आपको इन 5 मिलियन आत्मा पत्थरों को स्वीकार करना होगा, अन्यथा मैं आपको अपनी प्यारी पोती का वादा नहीं करूंगा। ये देखकर फैंग चेन केवल उसे धन्यवाद दे सका और इसे स्वीकार कर सका। ठीक है, सब कुछ तैयार है, अब यूजियाचेंग जाने का समय है। ठीक समय पर मैं उस बूढ़े आदमी यूली से मिलना चाहता हूँ, मेंग तियानहुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, और जिस यूली का उन्होंने उल्लेख किया वह यू परिवार का पूर्वज था। ड्रीम सिटी में अभी भी शोर है और हर कोई हमेशा मेंग परिवार में होने वाले बदलावों पर ध्यान दे रहा है। आखिरकार मेंग परिवार ड्रीम सिटी का मालिक है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी पूरे शहर की स्थिति बदल सकती है। विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में मेंग परिवार ने अचानक अपने दरवाजे बंद कर लिए, अब बाहर से चिकित्सा उपचार नहीं मानते और यहाँ तक कि एक कबीले की सुरक्षा संरचना भी खोल दी, जिससे किसी के भी अंदर आने या बाहर निकलने पर रोक लग गई। इस कदम ने तुरंत पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया और हंगामा मच गया। मेंग परिवार का नेता मर चुका है और मेंग परिवार के भीतर आपसी कलह की अफवाहें हैं। शुरू में उन्होंने सोचा था कि मेंग परिवार आगे बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेंग परिवार बहुत शांत था, जिससे हर कोई हैरान था। वे नहीं जानते थे कि मेंगहुआ शहर के बाहर एक विशाल अंतरिक्ष यान पर मेंग परिवार का नेता मेंग तियानहुआंग, जिसके बारे में वे सबसे अधिक चिंतित थे, पहले से ही जहाज में था और यूजियाचेंग की ओर बढ़ रहा था। मेंग परिवार से कई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे जो इस बार यूजियाचेंग के पास गए और लॉन्गची और हान बिंगिक्सन ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया, और फैंग चेन स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। अपने कमरे में लौटने से पहले उन्होंने मेंग तियानहुआंग और मेंग परिवार के अन्य उच्च स्तरीय सदस्यों के साथ कुछ देर तक बातचीत की। यूजिया शहर जाने से पहले उसे एक और लक्ष्य पूरा करना था, ज़ियानटियन क्षेत्र को तोड़ो, क्योंकि इस बार जब वह यूजिया शहर गया तो उसे अपने हाथों से एक व्यक्ति को मारना था, वह था यू युवानवेन। दूसरे पक्ष ने कई बार उसे मारने की कोशिश की और मेंग याओ को उससे छीन लिया। यदि वह इस व्यक्ति को न मार डाले तो उसे चैन नहीं मिलेगा। अब जबकि उसकी साधना अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है और उसने वन परी की राक्षसी गोली प्राप्त कर ली है, तो ये कहा जा सकता है कि पूर्वी हवा को छोड़कर सब कुछ तैयार है। सबसे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा को रूपांतरित करें और फिर सभी परिवर्तनों के बाद अवरोधों को तोड़ें। 5 दानव गोलियों के साथ उनका मानना था कि ज़ियानटियन क्षेत्र को तोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर फैंग चेन ने दायरे को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले एक राक्षस की गोली निकाली और उसे सीधे पी लिया। राक्षस गोली की शक्ति तुरंत उसके शरीर में विस्फोटित हो गई और लगातार डेंटियन द्वारा अवशोषित कर ली गई। अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे वह जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यदि यह कोई और होता तो एक राक्षसी गोली यहाँ की जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा को रूपांतरित करने और ज़ियानटियन क्षेत्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती।
लेकिन फैंग चेन की शारीरिक बनावट अलग है। चाहे वह डेंटियन हो या आध्यात्मिक ऊर्जा, यह उसी स्तर के साधकों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। 5 दानव गोलियां बमुश्किल पर्याप्त कही जा सकती हैं। इस तरह इस परिवर्तन में पूरे 5 दिन लगे। जब 5वीं राक्षसी गोली उसके पेट में निगल ली गई, तो फैंग चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः पूरी तरह से जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, और वह जन्मजात दायरे को तोड़ने से केवल एक कदम दूर था। ये समय है फैंग चेन दहाड़ा। तलवार दानव रक्त की 3 बूंदें स्वयं द्वारा अवशोषित कर ली गईं। तलवार दानव शरीर के लिए 3 और बूंदों का इस्तेमाल किया गया। पहले की तरह धर्म शरीर की साधना एक ही समय में हुई और एक ही समय में इसका विस्तार हुआ। यद्यपि भौतिक शरीर महान क्षेत्र को भेद नहीं सका, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भौतिक शरीर की सफलता के साथ सफलता के बाद उसका जन्मजात क्षेत्र और अधिक समेकित हो जाएगा। खेती की दुनिया में यह कोई रहस्य नहीं है और अधिकांश किसान इसे जानते हैं। लेकिन तलवार दानव रक्त की 6 बूंदों का शरीर में प्रवेश करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है, शुरुआत में सिर्फ आधी बूंद ने ही फैंग चेन की जान ले ली थी। जिस क्षण तलवार दानव का खून उसके शरीर में प्रवेश किया, फैंग चेन का शरीर कांपने लगा और तीव्र दर्द तुरंत उसके शरीर में भर गया। भले ही फैंग चेन अपनी पूरी ताकत से धक्का देता, फिर भी वह गिरने और कोमा की कगार पर होता। लेकिन वह बेहोश नहीं हो सकता। अभी सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक बार बेहोश हो जाने पर तलवार के दानव का खून बिना रोक टोक उसके शरीर को नष्ट कर देगा, जिससे वह मर जाएगा या विकलांग हो जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि ऐसी सफलता जोखिमों से भरी है, लेकिन यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जोखिम उठाने होंगे। अन्यथा आप हमेशा मठवासी दुनिया के निचले स्तर पर ही संघर्ष करते रहेंगे। उसने दांत पीसकर अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके साथ ही यह क्षेत्र भी लगातार सुधार कर रहा है तथा जन्मजात क्षेत्र की शेष पतली फिल्म को भी तेजी से नष्ट कर रहा है। टकराना। अंततः फैंग चेन की दहाड़ में पूरे शरीर में आभा फैल गई। जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट। वह जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इतना ही नहीं, भौतिक मार्ग भी टूट जाता है। हड्डी फोजिंग के 8वें स्तर तक पहुंच गया। काफी देर बाद सांस धीरे धीरे फूलने लगी। फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली और अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। क्या ये जन्मजात क्षेत्र है? इस समय फैंग चेन को लगा कि पूरी दुनिया अलग थी। उसके आसपास की चीजों के बारे में उसकी धारणा स्पष्ट थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध थी। शरीर भी पहले की तुलना में काफी हल्का और अधिक फुर्तीला है। इस समय छोटे टॉवर ने हल्का शोर किया और 6ठी मंजिल खुल गई। आखिरकार यह चालू हो गया। फैंग चेन बहुत खुश हुआ और तुरंत छोटे टॉवर में प्रवेश कर गया। यह अब भी पहले जैसा ही है, एक मेज और एक बक्सा। वह मेज पर आया और बक्सा खोला। वह अब भी पहले जैसा ही था। उसके अंदर तलवार दानव के खून की पूरी 28 बूंदें थीं। इसके अलावा वहां एक आकाशगंगा जैसा विशेष प्रकाश पिंड भी है। यह क्या है? फैंग चेन ने उलझन में प्रकाश शरीर को देखा। अगले ही पल प्रकाश शरीर चमक गया और सीधे शरीर में प्रवेश कर गया। अचानक शरीर में एक जादुई शक्ति पनपी, जिससे कई बंद नसें खुल गईं। चौंकाने वाली धड़कन, दिव्य स्रोत शिराएं, साइटिक नाड़ी। पवित्र नसों को मुक्त करो, दिव्य नसों से जुड़े, हैयवानमाई। ये 6 कनेक्शन वास्तव में धीरे धीरे खुल रहे हैं। आपको फैंग चेन के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। बैंग बैंग बैंग। फैंग चेन की आभा आश्चर्यजनक गति से बढ़ती रही और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बन गई, कदम दर कदम बेहतर होती गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शक्ति शक्तिशाली और शुद्ध है। फैंग चेन बिना किसी दर्द के सुधार की खुशी महसूस कर सकता था। ये प्रक्रिया 3 घंटे तक चली और फिर समाप्त हो गई, और ये 6 नसें खुली हुई हैं। फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली, उसकी आभा फिर से बढ़ गई और एक भयानक शक्ति के साथ अचानक घूंसा फूट पड़ा। जैसे जैसे उसकी अधिक से अधिक नसें खुलती जाती हैं, वह तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करता जाता है। केवल तेजी से उत्साह एकत्रित करने पर ध्यान न दें, इससे भविष्य में उच्च स्तरीय तकनीकों का अभ्यास करने में बहुत लाभ होगा। उसने जोर से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर ऊर्जा झलक रही थी। शियाओटा को लगता है कि मैं अपनी नसें खोलने में बहुत धीमी हूँ, इसलिए उसने मुझे यह अवसर दिया। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। भतीजे फैंग जियान, क्या आप एकांतवास छोड़ चुके हैं? देख पर मेंग तियानहुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने फैंग चेन को एकांत से बाहर आते देखा।
उनके अलावा मेंगटियन, लिंगलोंगची और अन्य सभी लोग वहां मौजूद थे। फैंग चेन ने एक एक करके जूनियरों को प्रणाम किया और कहा, हाँ। मेंग तियानहुआंग ने फैंग चेन को देखा और आश्चर्य से कहा, भतीजे फैंग, इस सफलता के साथ आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है। ये स्पष्ट रूप से जन्मजात स्तर का केवल पहला स्तर है। मुझे क्यों लगता है कि आपकी आभा साधारण मध्य स्तर के जन्मजात स्तर से बदतर नहीं है। अन्य लोगों ने भी फैंग चेन की आभा की ताकत को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। फैंग चेन ने विनम्रतापूर्वक कहा, ये संयोग ही है कि अभ्यास करते समय मुझे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। यहाँ हम हैं। इस समय मेंग तियानलिंग बोला। सबने दूर तक देखा तो उन्हें एक विशाल शहर दिखाई दिया। वह यू जियाचेंग था। यद्यपि यह ड्रीम सिटी जितना समृद्ध नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छा है। इस समय यू जियाचेंग अत्यंत जीवंत है, रोशनी और रंगीन सजावट के साथ, और आध्यात्मिक जहाज लगातार अंदर और बाहर आते रहते हैं। मेंग तियानलिंग ने कहा, गणना के बाद अब लगभग समय आ गया है। उसने मेंग तियानहुआन की ओर देखा और कहा, पिताजी, हमें इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए। मेंग तियानहुआन ने फैंग चेन को देखा और कहा, इस बार मेरा मेंग परिवार नायक नहीं है, फैंग जियान का भतीजा है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने फैंग चेन की ओर देखा। फैंग चेन दंग रह गया। मेंग तियानहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे फैंग जियान, चूंकि हम एक बड़ी शादी की दावत देने जा रहे हैं, इसलिए एक नायक होना चाहिए, और आप सबसे उपयुक्त हैं। इसलिए आप तय करें कि इस बार कैसे अभिनय करना है। धन्यवाद मास्टर मेंग। फैंग चेन ने दूरी पर शहर को देखा, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, और कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसे पकड़ लो। हाँ 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 हाँ। मेंग तियानहुआन जोर से हंसा और कहा, ये सही है, हमें यू परिवार के प्रति विनम्र क्यों होना चाहिए। भले ही हमारे पूर्वज युद्ध में मर जाएं, मैं, मेंग परिवार, यू परिवार से नहीं डरूंगा। चूंकि आप लूटना चाहते हैं, तो शादी के दिन लूटें। उनके यू परिवार ने मुझे मेरे मेंग परिवार को अपमानित करने के लिए मजबूर किया जब मेरा परिवार खतरे में था, इसलिए मैं भी उन्हें शेनडोंग क्षेत्र में सभी पारिवारिक ताकतों के सामने अपमानित करूंगा। वाक्य के अंत में मेंग तियानहुआन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। तुरंत ही समूह युजियाचेंग में घुस गया और चुपचाप छिप गया। ... समय उड़ता है और यू मेंग के परिवार की शादी का दिन आ जाता है। आज युजियाचेंग बहुत जीवंत है। आसपास के सैकड़ों शहरों से विभिन्न बलों के प्रतिनिधि यू परिवार और मेंग परिवार के विवाह भोज में भाग लेने आए हैं। तियानयू दिव्य संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभा के रूप में मेंग याओ न केवल संप्रदाय के भीतर बल्कि पूरे शेनडोंग क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। जब उसने सुना कि वह यू युवानवेन से शादी करने जा रही है, तो पूरे शेनडोंग क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चटचटाहट। पूरे शहर में पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे शहर अत्यंत जीवंत और उत्सव में हो गया था। युजिया शहर के शासक के रूप में यू परिवार के युवा स्वामी की शादी स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरा शहर ज्वाला की लालिमा, उत्सव और जीवंतता में बदल गया। सुबह सुबह यू परिवार बहुत जीवंत और व्यस्त था। मेंग याओ फीनिक्स मुकुट और दुल्हन की पोशाक पहने हुए बॉर्डियर में बैठी थी, और उसका आकर्षक चेहरा उत्कृष्ट रूप से बनाया गया था, जिससे वह पहले से ही आकर्षक और तेजस्वी लग रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन देखता, वे मेंग याओ के सुंदर चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन उसकी आंखों में चमक का कोई निशान नहीं था, केवल अकेलापन और उदासी थी। आज उसकी शादी का दिन है, लेकिन फैंग चेन को अभी भी कोई खबर नहीं है। आने की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा उसके दादा गंभीर रूप से बीमार हैं और शायद वे अधिक समय तक जीवित न रहें, जिससे वह चिंतित और थोड़ा अधिक दुखी है। हालांकि अब वह बहुत अधिक खुली हुई है। खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए वह खुद से चिल्लाई, दादाजी, भाई फैंग, मेंग याओ जल्द ही आपको ढूंढने आएगा। इस समय उसके कपड़ों में एक लंबी सुई छिपी हुई है। अगर अंत में फैंग चेन अभी भी नहीं दिखाई देता है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के आत्महत्या कर लेगी। चीख। दरवाजा खोला गया और दियासलाई बनाने वाला व्यक्ति मुस्कुराते हुए कई नौकरानियों को साथ लेकर अंदर आया। मेंग याओ को खिड़की से बाहर देखते हुए देखकर उसने कहा, ओह दुल्हन, शुभ समय जल्द ही आएगा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हैरान हो। उसके संकेत पर नौकरानी ने लाल घूंघट निकाला और मेंग याओ के सिर को ढक दिया। फिर उसने उसे उठाया और दरवाजे से बाहर चली गई। मेंग याओ ने इसका विरोध नहीं किया। अब चाहे वह कितना भी हंगामा करे, ये बेकार था। गलियारों से चलते हुए हम यू परिवार के भोज स्थल पर पहुंचे। यहाँ भोज पूरा था और विभिन्न परिवारों के प्रतिनिधि यू परिवार को बधाई देने आए थे, और यह बहुत जीवंत था।
तियानान बिंग परिवार का मुखिया यहाँ है। जिंगयुआन लियुयुन परिवार का बुजुर्ग यहाँ है। बोचेंग लोंगटियन समूह का मुखिया यहाँ है। बधाई देने आए लोग शेंडोंग क्षेत्र में पूर्ण प्रतिष्ठा वाली ताकतें हैं। अब जब मेंग परिवार खतरे में है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से यू परिवार को खुश करने के लिए आना होगा, जो मेंग परिवार के बाद दूसरे स्थान पर है। यू परिवार के पूर्वज को विजयी होकर लौटने के लिए बधाई। यू परिवार के पूर्वज, जब आप भविष्य में अमीर बनेंगे तो हम पुराने दोस्तों को मत भूलना। बधाई देने वाले सभी लोग शेंडोंग क्षेत्र के शक्तिशाली नेता थे, लेकिन वे केवल यूली के सामने ही सम्मानजनक व्यवहार कर सकते थे। हा। मुख्य सीट पर एक मजबूत बूढ़ा आदमी बैठा था और वह यू परिवार का पूर्वज यूली था। और बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, वह यू युवानवेन का पिता यू झेंगबू था। वह यू परिवार के वर्तमान मुखिया भी थे। यू युवानवेन भी वहां था और इस समय वह यूली की दूसरी तरफ था, सभी पक्षों के बड़ों के साथ विनम्र और सम्मानजनक चेहरे के साथ बातचीत कर रहा था। और युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग ईर्ष्यालु और जलनशील थे। मेंग याओ का बेजोड़ और आकर्षक चेहरा पूरे शेंडोंग क्षेत्र में मशहूर था और वह अनगिनत पुरुषों की सपनों की प्रेमिका थी। और अब उनकी देवी यू युवानवेन से शादी करने जा रही थी, तो उन्हें ईर्ष्या क्यों न हो। यू युवानवेन इन लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों से बहुत प्रसन्न हुआ। जहां तक मेंग दिंगशान का सवाल है, वह बाईं ओर बैठा था। ये सोचकर कि आज के बाद मेंग परिवार उसके नियंत्रण में होगा, वह बहुत उत्साहित था। हालांकि इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे, तो क्या हुआ, जब तक हम मेंग परिवार को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब इसके लायक है। दुल्हन आ रही है। इस समय एक नौकरानी जोर से चिल्लाई। सबकी नजरें तुरंत बगल के दरवाजे की ओर मुड़ गईं। केवल मेंग याओ, एक फीनिक्स मुकुट और एक दुल्हन की पोशाक पहने हुए, दो नौकरानियों की मदद से धीरे धीरे बाहर चला गया। भले ही वे लाल घूंघट के नीचे मेंग याओ का सुंदर चेहरा नहीं देख सके, लेकिन हर कोई उसके स्वभाव से बहुत आकर्षित था। यूली ने मेंग याओ को देखा जो उसकी ओर आ रहा था, और उसकी आंखों में वासना भरी नजर चमक उठी। आज रात ऐसी सुंदरी के साथ खेलने के बारे में सोचकर भले ही वह अनुभवी था, वह बेचैन होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पास वासनापूर्ण शरीर का समाधान है, जो उसने युद्ध के मैदान में प्राप्त किया था। हालांकि इसके लिए तथाकथित दोहरी खेती की आवश्यकता नहीं होती। बात बस इतनी सी थी कि जब उसने मेंग याओ का आकर्षक और सुंदर चेहरा देखा तो वह लालची हो गया। मेंग याओ गाओगताई के केंद्र की ओर चला गया और नौकरानी पीछे हट गई। यू युवानवेन ने पूर्वज को आदरपूर्वक प्रणाम किया। पूर्वज, मैं अब जा रहा हूँ। यूली ने हल्का सा सिर हिलाया। यू युवानवेन ऊंचे मंच पर आए और मेंग याओ के समान स्तर पर खड़ी हो गई। उसने मेंग याओ का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेंग याओ पीछे हट गई और चकमा दे दिया। ये देखकर यू युवानवेन का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और उसने जोर नहीं लगाया। लेकिन उसने अपने दिल में एक बात सोची, हंस, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता, तब तक रुको, और फिर मैं देखूंगा कि मैं तुम्हें कैसे प्रताड़ित करता हूँ। इसी समय मेजबान मंच पर आया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, प्रिय अतिथियों, आज मेरे यू परिवार और मेंग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह एक खुशी का दिन भी है। श्री यू त्यानयू दिव्य संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य हैं। मिस मेंग के लिए भी यही सच है। उन दोनों को एक आदर्श जोड़ी कहा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, एक प्रतिभाशाली आदमी और एक खूबसूरत महिला। यू मेंग और उनके परिवार को बधाई। बधाई हो। नीचे खड़े लोगों ने जोर से बधाई दी। ये देखकर मेजबान और भी अधिक मुस्कुराया। नवविवाहित जोड़े को हार्दिक आशीर्वाद देने के लिए सभी उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद। सगाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, उसने घोषणा की थी। ये सुनकर लाल घूंघट के नीचे मेंग याओ निराश दिखी। एक आंसू धीरे से गिरा। वह मौत से नहीं डरती, उसे डर है कि फैंगचेन को कुछ हो न जाए। हालांकि वह फैंगचेन को लंबे समय से नहीं जानती है, लेकिन वह फैंगचेन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वह कभी भी खुद को यू युवानवेन से शादी करते हुए नहीं देख पाएंगे। हो सकता है वह कहीं फंस गया हो, अभी मरा नहीं होगा। उसने खुद को सांत्वना दी। अब भी वह सबसे ज्यादा चिंतित फैंगचेन को लेकर है। उसने लंबी सुई निकाली। जैसे ही शादी समारोह शुरू होगा, वह वहीं पर आत्महत्या कर लेगी। अब समारोह शुरू होता है, मेजबान चिल्लाया। इस आवाज से मेंग याओ ने सुई को 3 गुना अधिक कसकर पकड़ लिया। नवविवाहित जोड़े एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। मेजबान ने कहा,
यू युवानवेन ने घूमकर मेंग्याओ का सामना किया और मेंग्याओ ने भी अपनी नौकरानी की मदद से यू युवानवेन का सामना किया। यू युवानवेन मुस्कुराया और कहा, मेंग्याओ, अब से तुम मेरी औरत हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पालूंगा। तुम्हें भी जल्दी से अपने इस कमीने को भूल जाना चाहिए। जब तक तुम मेरी अच्छी तरह से सेवा करते रहोगे, मैं तुम्हारे लिए कभी भी मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। उसने फिर कहा। मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा। बाद में जब वे एक दूसरे को प्रणाम करते तो वह झुककर अपनी चेतना के सागर में लंबी सुई चुभोने का अवसर लेती। तब तक कोई भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होगा और उसकी चेतना का सागर नष्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि देवता भी उसे बचाने में असमर्थ होंगे। दादाजी, आपकी पोती आपसे मिलने आई है। भाई फैंग, अगर तुम मर गए हो तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अगर तुम मरे नहीं हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह अपने आप से बुदबुदाते हुए बोली, उसे आत्म मृत्यु का डर नहीं है। उसके लिए यह मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति थी। अब नवविवाहित जोड़े एक दूसरे को प्रणाम करें, मेजबान ने ऊंची आवाज में कहा। यू युवानवेन बेहद उत्साहित था। इस बार मेंग्याओ उसकी महिला थी। मेंग दिंगशान की मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। इस बार मेंग परिवार उसका होगा। यू झेंगू भी मुस्कुराया। इस धनुष के साथ वह धीरे धीरे मेंग परिवार को निगलने में सक्षम हो जाएगा। तब तक यू परिवार दक्षिण पूर्व में नंबर 1 परिवार नहीं रह जाएगा, बल्कि शेनडोंग क्षेत्र में नंबर 1 परिवार बन जाएगा। जब वे झुके तो उनमें से प्रत्येक के अपने अपने गुप्त उद्देश्य और योजनाएं थीं। जब तक ये पूजा सफल है, अच्छी बात है, एक पल इंतजार करें। लेकिन जब वे इसका इंतजार कर रहे थे, तभी एक आवाज धीरे से सुनाई दी, जो इस जीवन क्षण में बहुत तेज थी। पूरा दर्शक मंडल अचानक शांत हो गया और हर कोई ये सोचकर इधर उधर देखने लगा कि इस वक्तव्य के खिलाफ चिल्लाने की हिम्मत किसने की। यू युवानवेन और मेंग याओ ने भी अभिवादन करते हुए विराम लिया। दोनों के दिलों में कंपन महसूस हुआ क्योंकि वे इस आवाज से बेहद परिचित थे। ये फोन चेन था। मेंग दिंगशान और अन्य लोगों की मुस्कुराहट एक पल में जम गई और उनके दिलों में विचार एक पल में गायब हो गए। मेंग दिंगशान बहुत गुस्से में था। कौन? टकराना। अगले ही पल दरवाजा लात मारकर खोला गया। उसके साथ कई आकृतियां थीं। वे सभी यू परिवार के रक्षक थे। उसी समय एक व्यक्ति अंदर आया। उसने अपने हाथ पीछे रखे और शांतिपूर्वक कहा, मुझे इस पर आपत्ति है। फैंग चेन के अलावा आने वाला व्यक्ति और कौन हो सकता है? हरामी। भाई फैंग। सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया देने वालों में यू युवानवेन और मेंग याओ शामिल थे। यू युवानवेन का चेहरा अविश्वास से भर गया। वह चिल्लाया, असंभव! तुम स्पष्ट रूप से शैतान की खाई में कूद गए। तुम कैसे नहीं मर सकते? मेंग्याओ ने अपना लाल घूंघट उतार दिया और उसके तेजस्वी चेहरे पर आंसू बहने लगे, जिससे लोग व्यथित महसूस करने लगे। मुझे पता था कि भाई फैंग नहीं मरेगा, उसने रोती हुई आवाज में कहा। यदि इस समय उसकी साधना पर रोक नहीं लगी होती तो वह स्वयं को सीधे फैंग चेन की बाहों में फेंकना चाहती और फिर कभी अलग नहीं होना चाहती। फैंग चेन ने मेंग्याओ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़की, हमने एक समझौता किया है, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? जब सबने ये सुना तो उनके भाव भिन्न भिन्न हो गए। ये स्पष्ट है कि मेंग्याओ का उस लड़के के साथ कुछ अकथनीय रिश्ता है जो अचानक प्रकट हुआ। तुम कमीने, तुम अभी मरे नहीं हो, फिर भी तुम मेरे यू परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम वास्तव में मौत को दावत दे रहे हो। यू युवानवेन दहाड़ा, उसे मार डालो, उसे टुकड़ों में काट दो। हाँ, एक पल में इनने दायरे के दूसरे और तीसरे स्तर के 5 गार्ड फैंग चेन की ओर दौड़े। फैंग चेन उदासीन दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। मैंने उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी देखी और काली तलवार प्रकट हुई। उसी समय 5 पहरेदार भी दौड़े, भाले थामे, उन्होंने फैंग चेन पर हमला कर दिया। मरना! फैंग चेन ने दहाड़ते हुए एक ही पल में दर्जनों तलवारें काट दी। 5 गार्ड प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे और मौके पर ही मारे गए। सहज क्षेत्र। यू युवानवेन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। तुम्हें पता है, फैंग चेन केवल अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था जब वह शैतान की खाई में कूद गया था। उसे शैतान की खाई में जरूर कोई मौका मिला होगा। अरे कमीने, उसे इतनी बुरी किस्मत कैसे मिल सकती है? यू युवानवेन की आंखें ईर्ष्या से भर गईं और फैंग चेन के प्रति उसकी जानलेवा मंशा और मजबूत हो गई। इस कमीने को मरना ही होगा। तीसरे बड़े, इस कमीने को मार डालो। वह दहाड़ा। यू हुआचेंग ने भी अविश्वास से फैंग चेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शैतान की खाई से जिंदा बाहर निकल पाएगा।
युवानवेन की बातें सुनकर उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी गति तुरंत बढ़ गई और वह फैंगचेन की ओर बढ़ा। कमीने, तुमने मेरे यू परिवार के रक्षकों को मारने की हिम्मत की, तुम मारे जाने के लायक हो। वह उछल पड़ा और अपनी हथेली से फैंगचेन पर वार किया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दावादाव क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति जियानेटियन क्षेत्र के व्यक्ति को मार सकता है। ये बच्चा कौन है? वह यू परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उसे मारना चाहता था। किसी को मारना इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उससे सहमत हूं या नहीं। एक दहाड़ सुनाई दी और मेंग परिवार का तीसरा बेटा मेंग लोंगवे दहाड़ता हुआ प्रकट हुआ। पूछताछ क्षेत्र के छठे स्तर की आभा फूट पड़ी और उसने आसानी से हथेली ले ली। मेंग परिवार, तीसरा बुजुर्ग मेंग लोंगवे की उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वे अप्रत्याशित थे। सबकी नजरें मेंग दिंगशान पर भी पड़ी, जो मंच पर खड़े थे, और उनके चेहरे पर भी वही स्तब्धता दिख रही थी। सबको अपनी ओर देखते देख मेंग दिंगशान को आखिरकार होश आया। वह जोर से खड़ा हुआ, मेंग लोंगवे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, लोंगवे, तुम क्या कर रहे हो? मेंग लोंगवे को अपने बड़े भाई मेंग तियानलिंग से पूरी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी। जब उसे पता चला कि उसके दूसरे भाई ने ही उसे जहर दिया था, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। मेंग दिंगशान के लोगों को यातनाएं देने और उन्हें बंदी बनाने के बाद सबूत पुख्ता हो गए। इसलिए अब उसके मन में अपने दूसरे भाई के प्रति पहले जैसा सम्मान नहीं रहा। एक ठंडी खर्राट के साथ मेंग लोंगवे ने ठंडे स्वर में कहा, दूसरे भाई, आपके कर्म उजागर हो गए हैं। मेंग दिंगशान का शरीर कांप उठा और उसके दिल में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी।